हमारे चैनल पे दैट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक 1858 से लेकर 1892 तक। ठीक है, हमने उससे पहले अपनी जो नेशनल मूवमेंट थे, सॉरी जो हमारे जो मेन हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, हमने वो कवर कर लिए थे पार्ट 2। ठीक है, पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं 1858 के बाद क्या हुआ था और 1892 तक क्या हुआ था। ठीक है, तो यार इम्पैक्ट क्या हुआ जब जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अपनी फोर्थ वीडियो में। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, जो रिवोल्ट हुआ था हमारे 1857 का, उसकी वजह से जो पावर ट्रांसफ़र हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जो पावर थी, जो कंट्रोल था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। बिकॉज क्योंकि अगर वहाँ से मान लो अगर क्राउन उसको कंट्रोल करता, तो एक जो ऑर्डर है वो ब्रिटेन से इंडिया आने में 3 से 4 महीने लग जाते। ठीक है, अगर वाटर में आता तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो लेकिन पावर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उनने जैसे क्राउन को कह दिया कि क्राउन के पास है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता है 1858 का, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को बनाया जाता है। एक नई पोजीशन लंदन में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट थी, इसमें मेंबर ऑफ जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उनको लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है जो ये सिर्फ एडवाइस करती है। ये 15 लोगों की कमेटी होती है, ये भी लंदन में बनी होती है। और तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, उसको वाइस रॉय ऑफ उसको मतलब जो गवर्नर जनरल इंडिया बनाया जाता है उसको पहले हम वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल बंगाल भी कहते थे। ठीक है, तो ये रॉयल फैमिली की तरफ से था। ठीक है, दोनों, तो इनने दोनों को मिला दिया, जो वाइस रॉय था और जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इन सबको मिला के इनने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी। तो फर्स्ट जो गवर्नर था बंगाल का, वो आपको पता होना चाहिए, वो रॉबर्ट क्लाइव था। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये आपको याद होना चाहिए। और फर्स्ट का जो वाइसरॉय था और जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, सॉरी फर्स्ट जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, ये गवर्नर जनरल भी था इंडिया का। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था जो लॉर्ड कैनिंग था, ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, लेकिन ये फर्स्ट वाइसरॉय था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गवर्नर जनरल फर्स्ट इंडिया का लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब एक चौथा पॉइंट है हमारा, वो है आपका क्वीन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, मतलब ये अनाउंस करता है लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद दरबार ऑन 1 नवंबर। जो लॉर्ड कैनिंग है वो इलाहाबाद दरबार अनाउंस करता है, वहाँ पर जो क्वीन है वो आती है, क्वीन को बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है एक किस्म से बस क्वीन का दरबार लगा है, जिसमें सारे राजा सर झुकाएंगे, इस तरीके का प्रोग्राम होता था। ठीक है, अब आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो वाइसराय है वो एम्पावर्ड होता है टू अपॉइंट एन एडिशनल 6 to 12 मेंबर। ठीक है, लेजिस्लेटिव में वाइसराय एम्पावर्ड है 6 से 12 मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। एडिशनल मेंबर अपॉइंटेड बाय वाइसराय, एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस मेंबर वर इंडियन मेंबर। ठीक है, इनमें से आधे जो होते हैं वो इंडियन मेंबर होते हैं। 5 इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय क्राउन, और इंडिया सेक्रेटरी हेडेड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, और जो इंडिया सेक्रेटरी है वो हेड करता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट CLC। ठीक है, तो चीफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है यहाँ पर। इसमें पहले तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं क्राउन के द्वारा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 से 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट करता है। ठीक है, वो एम्पावर्ड होता है इनको अपॉइंट करने के लिए। अब ये आपको पता होना चाहिए CLC में किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है और किसके द्वारा होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट की जाती है क्राउन के द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट की जाती है वाइसरॉय के द्वारा। ठीक है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इनलार्ज इन CLC। ठीक है, तो जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसको इनलार्ज कर दिया जाता है, मतलब उसको बढ़ा दिया जाता है CLC में। और CLC इन प्रेसिडेंसी में भी। ठीक है, तो CLC हर प्रोविजेंस में और हर प्रेसिडेंसी में, मतलब हर जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पर भी CLC का जो प्रोविजन है वहाँ पर स्टैब्लिश जाता है। वाइसरॉय गिवन पावर टू क्रिएट न्यू प्रोविंस, डिवाइड और ऑल्टर एनी प्रोविंस। ठीक है, वाइसरॉय के पास पावर है कि वो नए जो प्रोविजेंस है उनको बना सकता है और डिवाइड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है कोई भी जो प्रोविंस है। ठीक है, ऑल्सो पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन प्रोविंसेस। ठीक है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता है प्रोविंस में। तो ये भी पावर उसके पास वाइसरॉय के पास आ जाती है। गवर्नर ऑफ प्रोविंस डायरेक्टली अपॉइंट बाय क्राउन और पार्लियामेंट। ठीक है, जो गवर्नर है प्रोविंस का उसको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा क्राउन या पार्लियामेंट के द्वारा। अब कुछ जो लॉर्ड्स हैं उनके नाम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जिनने काम किए थे। ठीक है, 1858 से लेकर 1892 तक इनके काम पता होना चाहिए, और वो एग्जाम पूछ जाते हैं कि ये किसने किया वो किसने किया। तो लॉर्ड कैनिंग 18वीं सेंचुरी का ये बंदा है। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास,
ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई गई है। देन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट भी पास किया जाता है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट्स है सीआरपीसी, वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई जाती है। और इंडियन जो पेनल कोड है आईपीसी, वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाई जाती है। तो अगर एग्जाम में आता है कि सीआरपीसी का फादर कौन था इंडिया में, तो लॉर्ड कैनिंग उसके फादर थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये इसके फादर थे। अब आता है आपका लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो क्या है? ये फर्स्ट जो सेंसस है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, 1871 में वो लॉर्ड मायो के टाइम पे होता है। लेकिन याद रखना है कि 1971 में फुल नहीं होता है, 1881 में कंप्लीट सेंसस होता है। ठीक है, लॉर्ड, फिर आता है थर्ड पॉइंट आपका लॉर्ड लिटन, जो 1876 से लेकर 1880 तक वाइसरॉय था। इसके अंदर दिल्ली जो दरबार है वो लगता है। फैमाइन जो पॉलिसी होती है, लाखों लोगों को भूख से मारने की जो होती है, लुट्टन की समय होती है, उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लुट्टन ने लूट लिया, बिल्कुल। ठीक है, और एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी लेके आता है लिट्टन। ठीक है, जो कि गैगिंग एक्ट होता है कि मुंह बंद करके रखना। गैगिंग एक्ट का मतलब होता है कि मुंह बंद करके रखना, मुंह मत खोलना, नहीं तो आपका सबको सीज कर देंगे, आपको फाइन लगा देंगे और बहुत कुछ। ठीक है, चौथा ये आर्म्स एक्ट भी लेके आता है कि आर्म्स नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो एंग्लो अफगान वॉर होती है, ठीक है, वो भी इसी के टाइम पे होती है। कुछ बातें जो एंग्लो अफगान वॉर की पता होना चाहिए कि रशिया कहीं इंडिया पे अटैक ना कर दे और वो कहीं कब्जा ना ले। इसलिए जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और उसको एक बफर स्टेट का काम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यकूब खान होता है, रूलर होता है वहाँ का, उसके ऊपर अटैक करते हैं। प्लस ब्रिटिश कंक्लूड ट्रीटी ऑफ गंडमक। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ गंडमक होती है वो उसको ट्रीटी में कहते हैं। किंग सेंटर कंट्रोल ओवर अफगान फॉरेन रिलेशन पॉलिसी, जो वहाँ का किंग होता है वो अफगान की फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटिशर्स को दे देता है। ठीक है, एंड अलाउ ब्रिटिश मिशन विद यूरोपियन मेंबर टू रिसाइड इन काबुल, और वो अलाउ करता है कि जो यूरोपियन मेंबर है वो रिसाइड करें काबुल में। ठीक है, और चौथा पॉइंट डुंडरन लाइन 1893 के अंदर अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश इंडिया है नाउ पाकिस्तान में, वहाँ पर एक डुंडरन लाइन खींची जाती है। अब कुछ जो लुट्टन है उसके रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं। पहला कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मतलब ये प्रेसिडेंसी में भी बजट बनाना शुरू कर दिया इसने। और फिर आता आपको चौथा लॉर्ड रिपिन। ठीक है, इसके समय बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला तो इल्बर्ट बिल, कुछ जो कंट्रोवर्सी होती है इसके समय पे होती है, मतलब यूरोपियन जज ही सजा देते हैं, नॉट इंडियन जज। तो ये इसमें इल्बर्ट बिल में ये बोला जाता है कि जो यूरोपियन जज है सिर्फ वही सजा दे सकते हैं यूरोपियंस को। तो जो भी सज़ा देनी है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज देंगे यूरोपियन लोगों को। इंडियन का कोई इसमें इंटरफेयर, जो इंडियन जज है वो बिल्कुल भी मैटर में नहीं दे सकता सजा। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल के अंदर लेके आता है। दूसरा कि इंट्रो ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, जो रिपन का फादर है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ दिया चेयरमैन नॉन ऑफिशियल, नॉट अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपॉइंट नहीं करती है। दे गिवन लोकल एमिनिटीज़, मतलब सैनिटेशन प्लस ड्रेनेज प्लस प्राइमरी एजुकेशन। लॉर्ड रिपन के समय पर आता है। रिपन डिजायर दैट पावर ऑफ इंडिया ग्रेजुअली ट्रांसफर टू एजुकेटेड इंडियन ओनली। रिपन के अंदर एक डिज़ायर था कि जो धीरे धीरे जो भी ट्रांसफ़र है वो इंडियंस के हाथ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो अटैम्प्ट भी होता है टू रिमूव रेशियल डिस्टिंक्शन। ठीक है, जो रेशियल डिस्टिंक्शन है कि गोरे और कालो वाला, वो भी रिमूव करने को ये कोशिश करता है। ये जो वन लोकल प्रेस एक्ट है उसको रिपील कर लेता है, उसको हटा देता है। ठीक है, और रिडेंशन ऑफ मैसूर, तो उसको भी कहता है कि आपके हाथ में पावर है। ठीक है, इंट्रो ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी ये मुहिम लेके आता है। दिस ऑल इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी। ठीक है, नोट पॉइंट ये है कि इंडिया बिलीव इन हिस्टोरिकल। अब आप कुछ जो पॉइंट पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ का जो कल्चर है वो कॉमन है, या फिर कि बोली कॉमन है, यहाँ सब कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक बिलीव रहा है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, वो सेम रही है। मतलब कि सब एक ही हिस्ट्री से हैं, मतलब कि सब कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अशोका ने रूल किया तो उस समय पूरा इंडिया एक था। ठीक है, उस समय कल्चर एक था, सब जगह एक जैसे, मतलब कल्चर कह सकते हैं अलग अलग थे लेकिन रूल एक नहीं किया। तो एक इंडिया, मतलब यहाँ लोगों के अंदर एक हिस्ट्री का हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, वो समझते हैं एक दूसरे को उस लेवल पे। बट यहाँ पर कल्चर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, नेशन स्टेट नहीं है इंडिया। ठीक है, एक नेशन स्टेट नहीं है कि पूरा एक सिंगल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉमन कल्चर या लिविंग एक्सेट्रा है। नेशन स्टेट मतलब होता है कि यहाँ पर कॉमन कल्चर होता है या फिर लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में।
अब जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम देखते हैं नेशनल इंडियन कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, वो ये फाउंडेशन ईयर्स है, ठीक है। 1885 में ये फाउंडेशन हुआ था इसका। तो ये प्रिकसर है ऑफ आई एन सी का जो आगे बनती है, ठीक है, उसका एक प्रिकसर है। आई एन सी फ्रॉम स्टार्ट वॉज ऑल इंडियन सेकुलर मूवमेंट, ठीक है। तो एक सेकुलर मूवमेंट्स की वैसे स्टार्ट हुई थी। सेकंड सेशन हेल्ड हुआ था कलकत्ता में 1886 के अंदर। थर्ड मद्रास जो है सेशन वो 1887 के अंदर हुआ था। उसके अंदर बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस में थे, थर्ड इन मद्रास 1887 के अंदर, ठीक है। और ये भी है कि क्यों जो ब्रिटिशर्स ने अलाउड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए, तो उसका एक था कि सेफ्टी वेल थ्योरी ये था कि मतलब कांग्रेस बनी ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। मतलब जो एक आंदोलन है, जो मेजर आंदोलन है वो ना हो सके, क्योंकि एक डर था कि कहीं ना कहीं जैसे 1857 में रिवोल्ट हुआ था वैसे दोबारा ना हो जाए। तो कांग्रेस को बनाया गया ताकि वो लोगों की बात उठाए, लेकिन उतनी आक्रामक ना हो जाए, ठीक है। तभी देखा होगा आपने गांधी जी लास्ट तक भी उन्हें अहिंसा का मार्ग, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट जो चुनौती है वो ना दी जाए, मारकाट ना हो। लेकिन लास्ट में फिर जब देखते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो लास्ट में वो कह देते हैं कि या तो करो या मरो, ठीक है। तो लास्ट में गांधी जी को भी बोलना पड़ता है। तो ये एक थ्योरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो इम्पोर्टेंट जो प्रिकर्सर थे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कांग्रेस से पहले जो पार्टी थी वो बटी हुई थी कैसे, सब एक लास्ट में वो जो मर्ज हो गई, ठीक है। तो अपने अपने लेवल पे हर स्टेट में हर तरीके से चीज़ें बनी हुई थी। सबसे पहले 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था, ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाया था कोलकाता के अंदर। इसकी एक सब ब्रांच थी 1849 के अंदर, वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाया गया था मद्रास के अंदर बाय गजुलक, ठीक है, लक चित्ती एंड श्रीनिवासा पिल्लाई, इनके द्वारा बनाई गई थी। 1876 के अंदर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनी थी कलकत्ता के अंदर बाय आनंद मोहन बोस और एस एन बैनर्जी के द्वारा। 1885 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी गई थी बाय फिरोज शाह मेहता के द्वारा कीटे तेलंगाना के अंदर, ठीक है, सॉरी केटी तिलांग के द्वारा और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन। तो ये यार हमारी नेशनल कुछ 1858 से लेकर 1892 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।